हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईपीएफओ का लेटेस्ट सर्कुलर के बारे में जो आया था 20 फरवरी 2023 को। तो इसमें जो पॉइंट होंगे हमारे कि जो इसमें जो पैराग्राफ दिए गए हैं वो किस रिलेटेड होते हैं, पैराग्राफ का मतलब क्या, फिर नेक्स्ट किसमें आप एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, और थर्ड में जो ईपीएफओ का जो क्या गाइडलाइन है कि जो 1/14 के बाद में अगर जो ज्वाइन होता है वो कहाँ और कैसे अप्लाई कर पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ईपीएफओ के बारे में कि जो पैराग्राफ है 26/6, 11/3 और 11/4 के बारे में वो क्या होते हैं। सबसे पहले आता है पारा 26/6। दोस्तों, पारा 26/6 का वो है कि जब आप कोई भी स्टेशनरी लिमिट है, जैसे अभी पीएफ की 15,000 पहले 6500 थी, उससे पहले 5500 थी। अगर आप पैराग्राफ जैसे भी कोई भी किसका स्टेचुरी लिमिट से अगर आप उसका पीएफ डिडक्शन कर रहे हो, जैसे कि आप 15,000 अगर आप उसका एक्चुअल वैसे उसके 20,000 है तो उसका 20,000 पे अगर आप पीएफ का डिडक्शन कर रहे हो तो उस केस में आपको पारा 26/6 के अंदर आपको परमिशन लेनी पड़ती थी। तो वो परमिशन होती थी फॉर दिस मेंबर और एम्प्लॉयर के बीच में, और वो जॉइंट रिक्वेस्ट एचआर लेके जाता था। और जब तक आरपीएफ से यानी ऑफिसर नॉट लेस देन द बाई रैंक एपीएफसी, जब तक वो एपीएफसी अप्रूव नहीं करता तब तक वो आपका पारा 26 से अंदर के परमिशन नहीं मानी जाती, तब तक वो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते थे। तो ये पारा 26 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो पारा 26 के अंडर आती हैं 11/3 और 11/4 वो इसी के अंडर आती हैं। अगर पारा 26 के अंडर आपने परमिशन नहीं ली थी तो उस केस में आप हायर वेजेस पेंशन पे आप अप्लीकेबल नहीं है, आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। फिर आता हमारा कि इसमें वेदर ऑप्शन एंड पारा 26 इज कंपल्सरी टू फॉर ऑप्शन नाउ फॉर हायर वेजेस। तो इसका बेसिकली आंसर येस होगा। हायर पेंशन ऑप्शन कैन बी सबमिटेड ओनली इफ ए मेंबर इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ईपीएफओ ऑन हिज एक्चुअल सैलरी बाय एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर पारा 26 फ्रॉम द डेट ऑन विच द सैलरी एक्सीड्स द स्टेचुरी लिमिट्स। तो पारा 26 के अंदर जिनकी भी हायर सैलरी थी और उन्हें परमिशन लेना मैंडेटरी है फॉर हायर पेंशन वेजेस के अकॉर्डिंग। अगर उस टाइम उन्होंने नहीं ली, अगर एचआर ने नहीं ली, तो उस केस में आपका जो अगर आप रिक्वेस्ट अभी डालते हो तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। फिर आता है पारा 11/3। दोस्तों, जब ईपीएस की स्कीम आई थी 16 नवंबर 1995 से एप्लीकेबल हुई थी, तो उस केस में इन्होंने एक हायर लिमिट वाले स्टेचुरी लिमिट से अगर आपको कॉन्ट्रीब्यूशन जमा करना है ईपीएस के अंदर तो आपको पारा 11/3 के अंदर आपको परमिशन लेनी होती। वो भी आपका एक जॉइंट ऑप्शन फॉर्म होता था जो आपको सबमिट करना था एचआर के साथ, तो आप साइन करते थे, फिर आपका एम्प्लॉयर साइन करके वो पीएफ ऑफिस में सबमिट करके आपको परमिशन लेनी पड़ती थी। तो ये था जब आप 1/14 पहले से जो नोटिफिकेशन आया था। जब पारा 11/4 तब आया जब 1/14 को नोटिफिकेशन जो अमेंडमेंट हुए थे, तो जैसे ही 1/14 को अमेंडमेंट हुए तो जो पुराना पारा 11/3 को उसको डिलीट कर दिया गया और पारा 11/4 लाया गया, जो 1 साल तक वैलिड रहा था। 1/14 से लेके बाद में 1 साल तक वैलिड किया गया था। अगर उन्होंने पारा 11/3 जिन्होंने परमिशन ली थी और जो तो वो डिलीट हो गया, उन्हें फिर एक रेवेन्यू करना था 1 साल के अंदर अंदर पारा 11/4 के अकॉर्डिंग, जिन्होंने पारा 11/3 के अंदर परमिशन ले रखी थी। तो इसमें देखो लिखा है सिंपल सा, एज पर दिस पैराग्राफ दोज हु ऑलरेडी ऑप्टेड अंडर पैराग्राफ 11/3 कैन renew their option by giving joint option the employer within 6 months from 1st September 2014 and with another 6 month extend by the RPFC। तो पूरा 1 साल होगा। 1 साल के अंदर आपको परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर 11/4 के अंदर अगर आपने 1/14 के बाद में अगर ज्वाइन हुए, अगर आपने पारा 11/4 के अंदर परमिशन नहीं ली तो उस केस में भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आगे कंडीशन है कि आप एलिजिबल किस केस में होगे या नहीं होगे, तो वो पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हमें अप्लाई करना है या नहीं करना। सबसे पहले आता है एलिजिबिलिटी। तो इसमें आता है कि जो भी 1/14 से पहले जो छोड़ चुके हैं नौकरी, तो उस केस में और उनका जो पारा 11/3 के अंदर उन्होंने अगर अप्लाई किया था तो अगर पीएफ ऑफिस ने रिजेक्ट कर दिया तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो ऑप्शन आता है जो 1/14 से ज्वाइन हुए हैं और उसके बाद में भी अगर वो वर्किंग कर रहे हैं तो उस केस में, और वो एक्चुअल अपनी जो पीएफ सैलरी या जो एक्चुअल बेसिक है उस पर पे कर रहे हैं, तो उस केस में वो हायर पेंशन का सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन उसके अंदर पारा 26 के अंदर आपको परमिशन होनी जरूरी है। तो और फिर आता है हमारा नॉट एलिजिबल केसेस। नॉट एलिजिबल केसेस में सबसे पहले आता है दोज हु लेफ्ट बिफोर 1st September 2014 विदाउट एक्सरसाइजिंग एनी ऑप्शंस। तो अगर आपके पास इनमें कोई ऑप्शंस आपने नहीं ले लिया तो उस केस में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर आता है हमारा ऑप्शन दोज हु वर एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर 11/3 बट नॉट रिन्यूड विथ 1 ईयर
अंडर 11(4). तो हमने डिस्कस किया था पहले, तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोज हु आर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड ईपीएफओ ऑन स्टेचुटरी लिमिट। जो 15,000 तक की कॉन्ट्रीब्यूशन जमा कर रहे थे और अभी भी वही जमा कर रहे हैं, तो उस केस में भी आप हायर पेंशन वेजेस के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। फिर लास्ट का जो पॉइंट होता है, जो 1/9/14 के बाद में ज्वाइन हुए, चाहे उनकी सैलरी कितनी भी हो, तो उस केस में भी वो भी अप्लाई नहीं कर पाए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलिजिबल और नॉट एलिजिबल। तो इसमें कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और इसमें आपका क्या ओपिनियन है, क्या रिव्यू है, आपके क्या सजेशन है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और हम आगे डिस्कस करते हैं कि नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन के बारे में सभी यही है कि आपको कब केस में क्या अप्लाई करना है, क्या है इसका अभी कुछ भी इसमें दोस्तों इन्होंने ये साफ लिखा, द मेथड ऑफ डिपॉजिट एंड द कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन विल फॉलो थ्रू सब्सक्रिप्शन सर्कुलर। तो जो भी आपका पेंशन आप हायर वेजेस पे अप्लाई करते हो, तो इसका भी कोई सर्कुलर नहीं है, जैसे कुछ अमेंडमेंट आएगा तो उस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें अंदर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आपको हायर पेंशन वेजेस पे भी डिडक्शन करवाते हो। इससे अच्छा अगर आप ना डिडक्शन कराओगे तो आपको पीएफ के अंदर इंटरेस्ट मिलेगा और एक सेविंग हो पाएगी। वो सबका अपना अपना व्यू है, आप अपना कमेंट करके जरूर बताइए आपका इसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। फिर दोस्तों अगर आप अपने इसमें आप क्या अप्लाई करने का प्रोसेस है, जो 1/9/14 से पहले जो लेफ्ट हुए उनके पहले ऑलरेडी ऑप्शन आ चुका है, जो 1/9/14 से और 1/9/14 के बाद में भी काम कर रहे हैं उनका क्या ऑप्शन है, उनका एक यूआरएल दिया जाएगा, जैसे ऑलरेडी पीएफ ने दे रखा है, अभी वो 2 दिन से काम नहीं कर रहे। वो यूआरएल से आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद में जाएगा वो आपके एम्प्लॉयर के पास, एम्प्लॉयर चेक करेगा, चेक करने के बाद में वो अप्रूव करेगा, अप्रूव करने के बाद में जाएगा वो जो अकाउंट ऑफिसर है, जो कंपनी का अकाउंट देखता है, वो पूरी डिटेल चेक करेगा कि वो इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। फिर वो अप्रूव करेंगे, आरपीएफसी वगैरह सब वहाँ पे वो जो पूरे प्रोसेस है वो चेकिंग करेंगे। फिर इसमें जॉइंट ऑप्शन हायर सैलरी द डिसीजन इंटीमेट द एप्लीकेशन थ्रू ईमेल या पोस्ट के माध्यम से आपको मिलेगा कि आप इसके लिए एलिजिबल है या एप्लीकेंट है या नहीं, तो वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। उसमें एफर्ट विल बी मेड टू इंटीमेट देम थ्रू टेलीफोन एंड एसएमएस के भी थ्रू आपको इंटीमेट करके दिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये जल्दी प्रोसेस हो, क्योंकि इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 3 मार्च 2023 लास्ट डेट है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग। चलिए दोस्तों, अगर फिर भी कुछ पोर्टल पे अपडेट आता है कैसे अप्लाई करना क्या नहीं, पूरा जैसे अपडेट आता है तो वीडियो उसका जरूर मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मिलते हैं ऐसे ही अपडेटेड वीडियो। थैंक यू।